वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस को, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो SI के पेपर लग रहे हैं अभी, जो फिलहाल 13 को लगेगा, 14 को लगेगा और 15 को लगेगा, तो इनके पेपर भी आपको सोल्व कर लेना है। क्योंकि याद रखिए, इनसे भी आपको कुछ क्वेश्चंस राजस्थान जी के और कुछ क्वेश्चंस याद रखें हिंदी से देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर्स आ रहे हैं और कैसे आपको दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल आपको कैसे रिवाइज करना है। अब तरीका आपको चेंज करना है, केवल वही टॉपिक आपको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से रख लेना, उन टॉपिक्स को अच्छे से रख लेना जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाता है। बाकी को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा उन टॉपिक को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ से आ रहा है उन टॉपिक को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है और आपको उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, और क्लासेस पर अब इतना नहीं है कि लिखने आप बैठो, लिखने का टाइम अब नहीं है, बस आपको रिवाइज़ करना है, बस रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप हमारा क्वेश्चन याद रखिएगा, राठी गाय। तो राठ क्षेत्र कहाँ पर है? अलवर में है, सभी को पता है। तो राठी गाय भी कहाँ पर है? अलवर में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला पशु कौन सा है? तो सबसे अधिक तो याद रखिएगा, सबसे अधिक है ऊँट है। क्योंकि याद रखिएगा ऊँट तो रेगिस्तान में चलता है, रेगिस्तान का जहाज भी याद रखिए ऊँट को ही बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है कैमलस बैक्टीरियन और कैमलस ड्रोमेडेरियम, इसकी दो प्रजातियाँ याद रखिए, एक बैक्टीरियन है, एक ड्रोमेडेरियम है। बैक्टीरियन का मतलब होता है जिसमें 2 कुबड़ होती है, एक होती है ड्रोमेडेरियम जिसमें 1 कुबड़ होती है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैक्टीरियन होता है मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा का मतलब 2 है, मतलब बैक्टीरियन में 2 कुबड़ पाई जाती है और ड्रोमेडेरियम में केवल 1 कुबड़ पाई जाती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 74 होती है। मतलब 78 किस में होती है? मुर्गियों में होती है। बस एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की टोगनबर्ग नस्ल है, ये किस प्रयोजन के लिए पाली जाती है? तो याद रखिएगा टोगनबर्ग है, बकरी का मिल्क पर्पज़ के लिए पाला जाता है। और टोगनबर्ग वही नस्ल है याद रखिएगा जिसमें जो क्या होती है, सींग रहित वेराइटी, मतलब सींग रहित नस्ल होती है। क्या होती है? सींग रहित नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि इनक्यूबेटर में चूजे निकालने हेतु अंडे रखने पर उनका तापक्रम कितना होना चाहिए? तो याद रखिए इनक्यूबेटर में मुख्यतः याद रखिए पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह। वैसे तो याद रखिए तीसरा और 5वां और 7वां, इन सप्ताह में इनको चेक किया जाता है। और इन पर याद रखिए इनका जो तापमान रखा जाता है वो रखा जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। कब कब? तीसरा, 5वां और 7वां सप्ताह। ठीक है, 100, 101, 102 याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पक्षियों को चोंच मारकर एक दूसरे को घायल करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है याद रखिए कैनाबोलिज्म, जिसमें क्या करता है एक चूजा याद रखिए दूसरे चूजे को ही मारता है, एक प्रकार का याद रखिए अपनी जाति का ये भक्षण करता है, तो इसे ही बोलते हैं कैनाबोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं? तो मुर्गियों के मांस को याद रखिए सफ़ेद मांस कहा जाता है। बाकी जितने भी आपके पशु हैं याद रखिए उन सभी का लाल मांस कहा जाता है। एक कॉमन संज्ञा दी गई है, वैसे अलग अलग नाम है, लेकिन एक कॉमन संज्ञा के तौर पर याद रखिएगा कि सफ़ेद मांस केवल हम याद रखिएगा चिकन को ही बोलते हैं, मतलब मुर्गी के मांस को ही बोलते हैं। बाकी सभी को हम रेड मांस बोलते हैं, लाल मांस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कैपोनाइजेशन। सबसे पहले याद रखिएगा जो मुर्गा होता है इसको जब बदियाकरण किया जाता है तो ये कैपन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कैपन कहलाता है। क्या? मुर्गा जब उसे बदियाकृत कर चुका है, मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब ये प्रजनन संबंधित इसके जो अंग है उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ओके, या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है, एक तरीके से ये भी मान सकते हो। तो इस मुर्गे को जिसमें याद रखिएगा बदियाकृत किया जा चुका है उसे हम बोलते हैं कैपन। और ये जो प्रक्रिया होती है याद रखिएगा इसको बदियाकृत करने की, इसी को हम बोलते हैं कैपोनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है कैपोनाइजेशन? मुर्गे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कब्ज के लिए कौन सा तेल काम में लेते हैं? तो कब्ज अगर आपको मिटानी है तो अरंडी का तेल भी लीजिए। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी घरेलू इंसान हो तो सभी को पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं की मालिश करने के लिए किस तेल का प्रयोग किया जाता है? वैसे याद रखिए आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है तारपीन का तेल। सरसों का तेल तो लेते ही हैं, लेकिन याद रखिएगा मालिश करने के लिए मुख्यतः आपको दे रखा है याद रखिए तारपीन का तेल। आपके सिलेबस में क्या है? तारपीन का तेल, तो उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। मर्दन तेल, तारपीन का तेल, मर्दन तेल, तारपीन का तेल। जीवाणुनाशक कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्लियर करूँगा, याद रखना।
यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिल सकता है कि जीवाणु नाशक कौन कौन से हैं। केवल आपको नाशक याद रखना है, जीवाणु रोधक तो वैसे याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपको। तो नाशक याद रखना। नाशक का मतलब याद रखिएगा वो जीवाणु को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, रोकते नहीं है। वृद्धि रोधक तो याद रखिएगा जीवाणु रोधक होते हैं, लेकिन जो नाशक होते हैं मतलब वो याद रखिए उनकी वृद्धि को भी रोकेंगे और उनको नष्ट भी कर देंगे, उनको मार भी देंगे, तो उसे हम बोलते हैं नाशक। और इसमें मुख्यतः याद रखिए एक तो आता है हमारा नीला तोता, जिसे हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्या आता है जीवाणुनाशक में? सबसे पहले आता है नीला तोता, इसके साथ साथ आता है याद रखिए फिनोविस। क्या आता है? फिनोविस। तो नीला तोता और फिनोविस दोनों क्या है? जीवाणुनाशक। मतलब ये वृद्धि को भी रोकते हैं और जीवाणु को मार भी देते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ जीवाणु रोधक, तो बस आप नाशक को याद रखिए, जीवाणु रोधक तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, जैसे कि फिनाइल हुआ, लाल दवा हुआ, तो इसे भी क्या है? फिनोल हुआ, ठीक है, ये सभी है जीवाणु रोधक। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए मर्दन तेल, तो मर्दन तेल आपको पता है कौन सा है? तारपीन का तेल है, अरंडी का तेल और फिनोविस, मेक सल्फ, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम बोलते हैं, या फिर मेक सल्फ जिसे बोलते हैं, और अरंडी का तेल, ये दोनों ही किस काम आते हैं? याद रखिए विरेचक के काम आते हैं। विरेचक मतलब हल्के दस्त लगाने के लिए काम में लिए जाते हैं। अरंडी का तेल और मेक सल्फ, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम बोलते हैं, ये सभी होते हैं विरेचक। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चांस यहाँ से बन रहा है। 99% चांस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, नीला तोता का प्रयोग याद रखिएगा परजीवियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब जो पैरासाइट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिए नीला तोता जिसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका 1% का घोल याद रखिएगा किसके लिए किया जाता है? जब हमारा जो एफएमडी रोग है, एफएमडी रोग में फुटबाथ के लिए, किसके लिए? फुटबाथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब पैरों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीला तोता का प्रयोग किया जाता है। किस रोग में? एफएमडी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान, तो दही जमने के लिए तो भाई 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया खीस में जल की मात्रा, तो खीस में जल की मात्रा हमें पता है 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पशु प्लेग, तो पशु प्लेग याद रखिएगा आपको एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें टीकाकरण किया जाता है, तो वो भी याद रखिए पशु प्लेग ही आएगा। मतलब जो रिंडर पेस्ट याद रखिए इसी में टीकाकरण किया जाता है, क्योंकि आपको पता है रिंडर पेस्ट में याद रखिएगा जितने भी जो टीके हैं, चाहे वो पक्षियों से प्राप्त की गई गोट टिश्यू वैक्सीन है, ठीक है, जीटीवी वैक्सीन आपने देखी होगी, जीटीवी जो वैक्सीन है, ये सभी याद रखिए वैक्सीन किसके लिए यूज़ की जाती है? पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो याद रखना टीकाकरण है ये पशु प्लेग में मुख्यतः किया जाता है, और इसकी खोज की गई थी याद रखिए निकोलाई के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अधिक हरा चारा खाने से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो अधिक हरा चारा खाने से याद रखिए पशुओं में आफरा रोग हो जाता है, जिसे हम ब्लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम ब्लोट भी बोलते हैं। और इस आफरा का नियंत्रण करने के लिए याद रखिए हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रोकार कैनुला। क्या बोलते हैं? ट्रोकार कैनुला। इस ट्रोकार कैनुला से क्या करते हैं याद रखिएगा कि जो पशुओं का याद रखिए रुमेन वाला भाग होता है, रुमेन वाला सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखिएगा आमाशय का या फिर पेट का सबसे बड़ा भाग रुमेन होता है, फर्स्ट भाग होता है, ठीक है, जो पहला कोष्ठ होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो रुमेन ही होता है। इस रुमेन में याद रखिए बाएं साइड, दाएं साइड नहीं बल्कि बाएं साइड क्या करते हैं याद रखिए इस ट्रोकेर कैनुला की सहायता से हम क्या करते हैं इसको इसमें कर देते हैं क्या? छेद, मतलब डायरेक्ट इसे डालते हैं, और इससे क्या होता है याद रखिएगा जो हानिकारक गैस है जो कि एकत्रित हो चुकी थी वो सभी क्या होती है वो बाहर निकल जाती है और आफरा का नियंत्रण हो जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं के घाव को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो घाव को धोने के लिए याद रखिएगा लाल दवा का प्रयोग किया जाता है। ओके, लाल दवा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? घाव को धोने के लिए। इसे हम याद रखें पोटेशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं, जिसको हम KMnO4 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाता है? KMnO4। बस मेरे साथ रिपीट कीजिए जाइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन यहाँ पर चल रहा है तो रिवीजन ही हम करेंगे, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय भैंस से फैलने वाली जो मेटाबॉलिक बीमारी है कौन सी है, मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं से कौन सी बीमारी फैलती है, तो होती है देखिए मिल्क फीवर, क्योंकि आप सभी को पता है तो दुग्ध ज्वर होता है जिसमें याद रखिए पशुओं का टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है, पशुओं का तापमान कम हो जाता है। इसमें क्या होता है याद रखिए कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। मुख्यतः किस में होता है? जो पशु याद रखिएगा दूध देते हैं, मतलब दूध देने वाली पशुओं में मुख्यतः याद रखिएगा मिल्क फीवर रोग हो जाता है, कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। और अगर ऐसा कोई रोग है जो कि याद रखिए किसी पोषक तत्व की सहायता से या फिर पोषक तत्व की कमी से हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक बीमारी। मेटाबॉलिक बीमारी के अंतर्गत याद रखिए कोई सा भी अगर पोषक तत्व है जिसकी कमी से
कोई सा भी रोग हो रहा है तो वही सभी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल्क फीवर है, ये कैल्शियम की कमी से हो रहा है। पीका रोग है, याद रखिएगा, जो कि ऊँट में होता है, फास्फोरस की कमी से होता है, तो उसे भी हम याद रखिएगा मेटाबॉलिक क्रियाओं में हम रख सकते हैं। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वसा परीक्षण याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत पर कार्य करती है। किससे किया जाता है वसा परीक्षण? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा किया जाता है। वसा परीक्षण के लिए दूध की मात्रा कितनी ली जाती है? 10.75 ml ली जाती है, 10.75 ml ली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे ब्यूटाइरोमीटर क्या काम आता है। अभी आपको बताया था कि वसा परीक्षण के लिए याद रखिए ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है और वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। दोनों से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वसा का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.93 और दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से 1.032 होता है। लेकिन यहाँ पर आप बात करते हैं, याद रखिएगा कि 1.028 किसका होता है और 1.032 किसका होता है। तो 1.28 तो याद रखिएगा गाय का होता है और ज़्यादा किसका होता है? भैंस का होता है। ठीक है, 1.32 भैंस का होता है और गाय का कितना होता है? 1.028 होता है। वसा का अभी आपको बताया था 0.93, वसा का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको जवाब तैयार रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय के दूध में वसा का औसतन मान। तो याद रखिए गाय के दूध में अगर आपको पूछा जाता है तो 3 से 4 आपको मिल सकता है, 3 से 5 आपको मिल सकता है। बस एवरेज ध्यान रखना कि 4 से 5 या फिर 3 से 5। आप डायरेक्ट याद रखें कि 3 से 5 जो वसा है ये एवरेज किस में होती है? गाय के दूध में होती है वसा। और भैंस के अगर आपको पूछा जाता है तो भैंस में याद रखिए 7% एवरेज है, 7% एवरेज माना गया है। सबसे ज़्यादा आपको पता है भदावरी में होती है, 13% होती है। भदावरी जो कि याद रखिए इटावा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वही भदावरी जिसका क्या होता है? सुनहरा कलर होता है। ठीक है, याद रखिएगा उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर कुछ याद रखिएगा आपके हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन है तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि केले का प्रवर्धन किससे किया जाता है। बिल्कुल हमें पता है सोड शक्कर से किया जाता है, सोड शक्कर से किया जाता है। इसी को याद रखिएगा, सोड शक्कर को ही हिंदी में बोलते हैं तलवार शक्कर के द्वारा किया जाता है। इसका वजन कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अम्लीय मृदाओं का सुधार। तो अम्लीय मृदाओं का जो सुधार किया जाता है, याद रखिए चूने की सहायता से किया जाता है। जो सारी मृदाएं होती है इनका सुधार याद रखिएगा जिप्सम की सहायता से किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखिए आपको डायरेक्ट अगर चूना मिलता है तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए चूना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो याद रखिएगा अगर आपको चूना नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्लीय मृदाओं का सुधार है ये कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए चूना ही तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखना, आजकल टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अम्लीय मृदाओं का कैल्शियम कार्बोनेट से सुधार किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जिप्सम, आपको सभी को पता है, याद रखिए जो सारे मृदा ही है उनका जो नियंत्रण याद रखिए जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि जो सारी मृदा है उनका नियंत्रण किससे किया जाता है। और ऑप्शन में अगर आपको दे देता है कैल्शियम सल्फेट तो डायरेक्ट याद रखना कैल्शियम सल्फेट ही जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट ही जिप्सम होता है। तो कैल्शियम सल्फेट का नियंत्रण मतलब जब कैल्शियम सल्फेट का जो प्रयोग है याद रखिए सारी मृदाओं को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा, बस आपका क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। एक आता है लवणीय। तो लवणीय का जो सुधार किया जाता है याद रखिएगा ये किया जाता है लीचिंग की सहायता से। लीचिंग क्या होती है सर ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा पोषक तत्वों का जड़ क्षेत्र से नीचे जाना ही लीचिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लवणों की। तो लवणों को यहाँ पर हम नीचे भेजेंगे। ठीक है, मतलब लवणों को जड़ क्षेत्र से नीचे हम भेज देंगे। किसकी सहायता से? अधिक पानी हम दे देंगे, खेत में हम पानी ज़्यादा देंगे जिससे क्या होगा याद रखिएगा ये जो लवण है जो कि फसल जो कि मृदा की सतह पर है ये याद रखिएगा जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाएंगे और हमारी मृदा है वो सुधार हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम फसल ले पाएंगे और फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, वो बोलती है लीचिंग क्रिया। निक्सालन, समझे, निक्सालन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। तो बलुई दोमट होती है। याद रखिए बलुई दोमट और दोमट दो ऑप्शन में आपको मिल सकता है कि दोमट और बलुई दोमट। तो अगर सबसे उपयुक्त पूछा जाता है दोमट सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिए फिर होती है बलुई दोमट। ऑप्शन में अगर दोमट मिलेगा तो सबसे पहले दोमट आएगा, उसके बाद में बलुई दोमट आएगा।
याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मर्दा का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना, मतलब एक जगह से मर्दा कणों का दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? मर्दा सरण कहलाता है। मर्दा सरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है जल सरण, एक होता है वायु सरण। वायु सरण की मुख्यतः याद रखिए कितने स्टेज होती है? वायु की तो 3 ही होती है, ट्रिपल ऐसे हमें पता है, ट्रिपल ऐसे हमें पता है, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस स्क्रिप। मेरे साथ रिपीट कीजिए, सस्पेंशन, साल्टेशन और सरफेस स्क्रिप। सस्पेंशन जो कि सबसे हल्का होता है, साल्टेशन जो कि प्रथम होता है मतलब सबसे भारी होता है, और एक होता है सरफेस स्क्रिप मतलब जिस पर रेंगता है 0.1 से 0.5 mm के जो कण आकार होते हैं ना, वही याद रखिएगा वो रेंगते हैं, सरफेस स्क्रिप होता है। सस्पेंशन जो कि याद रखिएगा वो मर्दा कण जो कि हजारों किलोमीटर चले जाते हैं उड़कर, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन, जिनका आकार होता है 0.1 से भी कम, और 0.5 से अधिक जिसका कण आकार होता है वो होता है साल्टेशन, जो कि एक जगह से छिटक कर दूसरी जगह चले जाते हैं। बस इतना याद रखना। जल की अगर बात करेंगे तो जल में तो आपको पता है 4 आपको याद रखना है जल की। सबसे पहला आता है हमारा स्प्लैश। क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा स्प्लैश, उसके बाद में आता है सीट इरोजन, उसके बाद में आता है याद रखिएगा रिल, और उसके बाद में आता है गली। उसके बाद में आता है गली। 4 याद रखेंगे। सबसे पहले स्प्लैश आता है, उसके बाद में सीट इरोजन, फिर आता है गली मतलब रिल इरोजन, और लास्ट में आता है गली इरोजन। स्प्लैश में होता है याद रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए बारिश के कण गिरे हैं, यहाँ पर जो मर्दा कण है ये यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, छोटे से मतलब थोड़े से इनमें क्या होता है? बदलाव होता है, इनकी स्थिति में बदलाव होता है, तो ये होता है याद रखिएगा स्प्लैश। सीट का मतलब है ज़्यादा बारिश हो गई तो एक परत और रूप धारण कर लिया, ये जो मर्दा कण थे ये परत के रूप में हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं सीट। रेल का मतलब है छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है ताकि पानी बाहर जा सके, या फिर पानी याद रखिएगा किसी ढलाव नुमा स्थिति में जा सके। जो छोटी नालियाँ बनी है वो रिल है, और यही छोटी नालियाँ क्या होती है? आपने देखा होगा याद, नदी नाले, नदियों के पास आपने देखे होंगे ये जो छोटे छोटे नाले थे पहले, ये बहुत बड़े हो चुके हैं, और ये बहुत बड़े जो नाले होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं गली। 4 स्टेप समझ आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मर्दा का सरण किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है याद रखिएगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा याद रखिए रेतीली मर्दा पाई जाती है, तो यहाँ पर याद रखिए सबसे ज़्यादा वायु सरण देखने को मिलता है। किस प्रकार का देखने को मिलता है? वायु सरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? राजस्थान में सबसे पहले जो मानसून आता है याद रखिएगा ये बांसवाड़ा जिले से ही प्रवेश करता है, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है याद रखिए ये होती है झालावाड़ में, और झालावाड़ के बाद में जो वर्षा होती है याद रखिए वो भी याद रखिए बांसवाड़ा में ही होती है। मतलब झालावाड़ ऑप्शन में मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो डायरेक्ट क्लिक करना बांसवाड़ा को, क्योंकि बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, झालावाड़ के बाद में सबसे ज़्यादा बारिश बांसवाड़ा में ही होती है। स्थान पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो स्थान आपको बताना है याद रखिएगा माउंट आबू, लेकिन जिला अगर आपको पूछता है तो झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे कम वर्षा, तो याद रखिए सबसे कम वर्षा तो हमें पता है जैसलमेर है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा वहाँ तो रेतीली भूमि है, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में कुल कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है? तो राजस्थान में कुल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है 10, और भारत में कितने हैं? 15 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में कुल कितने एग्रो इकोलॉजिकल खंड है? मतलब पारिस्थितिकी खंड है तो 20 से 21 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल खंड तो 20 से 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे भारत में प्रथम केवीके, तो भारत का जो प्रथम केवीके पांडिचेरी तमिलनाडु में खोला गया है, 1974 में इसको खोला गया था। लेकिन राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान का जो प्रथम केवीके याद रखिए फतेहपुर सीकर में, जिसकी स्थापना याद रखिए 1976 में की गई थी। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि काजरी का जो प्रथम है, मतलब ऐसा भी केवीके है एक याद रखिएगा पाली में, जिसमें क्या होता है ये काजरी जो संस्थान है, आपको पता है कि 1959 में जिसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, तो ये काजरी संस्थान याद रखिए एक केवीको को संरक्षण देती है। बाकी जितने भी केवीके याद रखिए उनका जितना भी मतलब कोई भी खर्चा आता है तो वो आईसीआर उठाती है। आईसीआर के अधीन में याद रखिए केवीके काम करते हैं, तो केवीके पे जितना भी खर्चा आता है वो आईसीआर उठाती है, ठीक है। मतलब आईसीआर के अंतर्गत आते हैं केवीके। लेकिन एक है जो कि पाली के अंतर्गत जो याद रखिए केवीके है, ये क्या होता है याद रखिए इस पर जितना भी जो खर्चा होता है ये काजरी देती है। मतलब काजरी के अंतर्गत एक केवीके है वो होता है पाली में, ठीक है। याद रखना पाली का है, काजरी के अंतर्गत है, और जितने भी जो केवीके हैं वो सब याद रखिए आईसीआर के अधीन है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में और कब हुई थी? याद रखिएगा पंचायती राज की जो स्थापना है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू
के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन आता है? महात्मा गांधी जी का। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कभी कभी कि किसके जन्मदिन पर स्टार्ट हुई थी पंचायती राज। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? बगदरी गांव नागौर। पंचायती राज बगदरी गांव है एक नागौर में, वहाँ से स्टार्ट की गई थी, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया राजस्थान में वर्षा का समय कब से कब रखा गया है। तो आपको पता है, याद रखिएगा, राजस्थान में जो बरसात आती है जून से सितंबर तक आती है। इसके बाद में जो भी आती है उसे तो हम मावठ बोलते हैं, जो कि दिसंबर से जनवरी में आती है। मावठ होती है, याद रखिए, सबसे ज़्यादा ये गेहूँ को ही लाभ पहुँचाती है। जो मावठ होती है सबसे ज़्यादा गेहूँ को लाभ पहुँचाती है, उसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में याद रखिए विशेष तौर पर 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। राजस्थान में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अभी आपको बताए थे, याद रखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो रेगिस्तान है, मतलब रेतीली मृदा पाई जाती है। राजस्थान सबसे ज़्यादा क्या है? यहाँ पर रेगिस्तान है, तो यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है। इसी कारण याद रखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शरण होता है वो भी याद रखिए वायु शरण होता है, क्योंकि आपको पता है अगर वायु तेज़ गति से चलेगी तो रेगिस्तान क्षेत्र है, तो वहाँ पर याद रखिएगा जो बालू के टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो एक जगह से अगर बालू के टीले ही गायब हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा शरण है वो, तो वायु शरण सबसे ज़्यादा याद रखिए राजस्थान में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है। तो कपास की खेती अगर आपको करनी है, याद रखिएगा, आपको चाहिए काली मृदा। लेकिन अगर आपको गन्ना की खेती करनी है तो गन्ना की खेती के लिए याद रखिए आपको चाहिए लाल मृदा। तो लाल मृदा याद रखिए गन्ना और मक्का के लिए आपको लाल मृदा की आवश्यकता होती है, जबकि काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है? याद रखिए कपास। और याद रखिए काली मृदा को ही रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मृदा को ही रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि क्षेत्र क्षमता कितने वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो क्षेत्र क्षमता जिसे हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की अगर आपको डेफिनेशन अगर आपको पूछ ले तो याद रखिएगा वह जल, मृदा में उपस्थित वह जल जो कि सिंचाई करने के, याद रखिए, 48 घंटे के बाद, सिंचाई करने के 48 घंटे के बाद में याद रखिएगा मृदा में शेष रह जाता है। मतलब आपने देखा होगा, याद रखिएगा, जो हम सिंचाई करते हैं वो क्या होता है? नीचे चला जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। तो याद रखिए इसके विपरीत जो जल बच जाता है, जो ग्रेविशनल जो पावर होती है, इसके विपरीत जो याद रखिएगा जल शेष बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं, याद रखिए, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी कब कितने घंटों में ज्ञात की जाती है? 48 घंटों में ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो उसी के यहाँ पर पूछा गया वायुमंडलीय दाब, तो ये होती है -1/3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर बात करेंगे कि राजस्थान का बाजरा उत्पादन के लिए सबसे पहला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा बाजरा उत्पादन है सबसे पहला जिला है नागौर बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में तिल उत्पादन के लिए सबसे प्रथम जिला, तो तिल तो सबसे ज़्यादा पाली में होती है। लेकिन यहाँ पर आप ये बताइए कि तिल किस प्रकार की फसल है। चलिए बताइए, रबी है, खरीफ है, किस प्रकार की है तिल, किस प्रकार की फसल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से बताइए, देखते हैं आपको आता भी है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में मोठ उत्पादन का सबसे प्रथम जिला, तो याद रखिए मोठ सबसे ज़्यादा बीकानेर में होती है, मोठ सबसे ज़्यादा बीकानेर में होती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर हमने 20 मिनट क्लास ली है, लेकिन इसमें जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं लगभग 100 को हमने क्रॉस किया है। जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 100 क्वेश्चंस को क्रॉस किया है। तो अब आप देख सकते हो 20 मिनट में अगर हम 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका क्लास लेने से ही फ़ायदा है, ठीक है। आप किताबों में कम पढ़ पाओगे, वैसे आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, बस आपको याद होने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको रिवाइज करना ये तरीका होना चाहिए। आपको सिलेबस कोई इतना हार्ड भी नहीं है, बस आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से दीजिए, माइंड फ्रेश रखिए। कोई पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, एसआई के पेपर आप देख सकते हो, उसमें हिंदी भी है, राजस्थान जी के भी है। तो नॉर्मल लेवल का आपको पूछता है क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर दोगे, बस बिना कोई टेंशन के आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ, इतना ही कहूँगा, अच्छे से पढ़िए बिना कोई टेंशन के, ठीक है। चलिए गुड नाइट।